अध्याय 5 कराधान परिचय कर को किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को सभी के सामान्य हित में किए गए व्यय के लिए अनिवार्य योगदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो बिना किसी विशेष लाभ के संदर्भ के होता है। इसे सरकार द्वारा कानून के माध्यम से अधिरोपित किया जाता है और वसूला जाता है। यदि करदाता करों का भुगतान करने में विफल रहते हैं या करों की चोरी करते हैं, तो यह कानून द्वारा दंडनीय है। भारत में कर प्रणाली मुख्य रूप से एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका और पंचायत के बीच विभाजित है। बेहतर कराधान प्रणाली की विशेषताएं। निष्पक्षता ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इक्विटी के सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऊर्ध्वाधर इक्विटी का अर्थ है कि जिन लोगों के पास भुगतान करने की अधिक क्षमता है, जिसे आमतौर पर आय या धन के आधार पर मापा जाता है, उन्हें अधिक भुगतान करना चाहिए। क्षैतिज इक्विटी उस सिद्धांत को संदर्भित करती है जिसके अनुसार समान आय या परिस्थितियों वाले व्यक्ति समान मात्रा में कर का भुगतान करते हैं। पर्याप्तता कर प्रणाली को सार्वजनिक सेवाओं को निधि प्रदान करने और सार्वजनिक ऋण की सहायता के बिना सरकार की बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। सरलता जटिलता करदाताओं के लिए अनुपालन लागत और सरकार के लिए प्रशासनिक लागत बढ़ा सकती है, साथ ही कर चोरी और कर से बचने के अवसर भी बढ़ा सकती है। पारदर्शिता और दृश्यता करदाताओं को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं, कर राजस्व का उपयोग कैसे किया जाता है तथा कर प्रणाली कैसे संचालित होती है। ये पारदर्शिता कर प्रणाली में जनता का विश्वास स्थापित करने में सहायता करती है। प्रशासनिक दक्षता कर प्रणाली को प्रशासित करने की लागत को इसकी प्रभावशीलता और अखंडता से समझौता किए बिना यथासंभव कम रखा जाना चाहिए। इसमें कर चोरी और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक कुशल कर संग्रह प्रक्रिया और तंत्र शामिल हैं। तटस्थता और आर्थिक विकास। एक बेहतर कर प्रणाली को आर्थिक निर्णयों को अनुचित रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों और विकास को विकृत करने से बचने के लिए बाजार के लेन देन और आर्थिक व्यवहार पर इसके प्रभाव को कम करना होना चाहिए। लचीलापन और जवाबदेही। कर प्रणाली को परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों और नीतिगत आवश्यकताओं के अनुकूल होने में सक्षम होना चाहिए। इससे सरकार को आर्थिक संकटों या सार्वजनिक नीति प्राथमिकताओं में परिवर्तन का प्रभावी ढंग से उत्तर देने में मदद मिलती है। पूर्वानुमान और स्थिरता। करदाताओं को दरों और आधारों सहित कर नियमों के बारे में निश्चितता होनी चाहिए, जिससे वे अपने वित्त की प्रभावी रूप से योजना बना सकें। कर कानूनों में बार बार होने वाले परिवर्तन अनिश्चितता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा। एक बेहतर कर प्रणाली करदाताओं के अधिकारों का सम्मान करती है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और अपील करने तथा सुनवाई का अधिकार शामिल है। घटना के आधार पर करों का वर्गीकरण। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनमें कर का प्रभाव एवं भार एक ही व्यक्ति या बिंदु पर पड़ता है, जैसे आयकर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनमें कर का प्रभाव और भार अलग अलग व्यक्तियों या बिंदुओं पर पड़ता है, जैसे जीएसटी, सेवा कर आदि। कर संग्रह में हालिया प्रवृत्तियां। कर संग्रह में उछाल बना हुआ है, जिसमें प्रत्यक्ष कर और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दोनों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.26 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 19.60 लाख करोड़ रुपए था, जो 13.57% की वृद्धि दर्ज करता है। लगभग 4.76 लाख करोड़ रुपए के रिफंड वापसी से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। प्रत्यक्ष कर की वृद्धि को उच्च व्यक्तिगत आयकर, निगम कर और प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह से समर्थन मिला। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह तेजी से बढ़कर लगभग 53,296 करोड़ रुपए हो गया। बजट अनुमानों के अनुसार निगम कर और आय पर कर मिलकर सकल कर राजस्व के सबसे बड़े घटक बने हुए हैं, जो सरकारी राजस्व में प्रत्यक्ष करों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रत्यक्ष कराधान। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस वे कर होते हैं जिनमें कर का आघात, इम्पैक्ट और कर का आपात इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। करदाता कर का भुगतान सीधे सरकार को करता है। इसके उदाहरणों में आयकर और निगम कर शामिल हैं। प्रत्यक्ष कराधान के गुण या लाभ। आर्थिक और सामाजिक संतुलन। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती के कारण प्रभावी सीमा 12.75 लाख रुपए है। उत्पादकता। बढ़ती आय, अनुपालन और औपचारीकरण को दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सकल प्रत्यक्ष कर राजस्व में 12.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। प्रगतिशील प्रकृति। प्रत्यक्ष कर इक्विटी समानता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उच्च आय वाले वर्ग अधिक कर देते हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में मदद मिलती है। निश्चितता। निश्चित कर स्लैब
TDS-TCS ऑफ TDS-TCS प्रणालियाँ, वार्षिक सूचना विवरण AIS और फेसलेस मूल्यांकन करदाताओं और सरकार के लिए स्पष्टता में सुधार करते हैं। धन का पुनर्वितरण, प्रगतिशील कराधान स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को वित्त पोषित करके असमानता को कम करने में सहायता करता है। प्रत्यक्ष करों में समस्याएं, कर चोरी और कर वंचन, आय को कम दिखाना, नकद लेन देन और आक्रामक कर नियोजन राजस्व को कम करते हैं। सुसंगतकरण की आवश्यकता, कई तरह की कटौतियां, छूट और विशेष प्रावधान अनुपालन को जटिल बनाते हैं। कॉर्पोरेट कर में असमानताएं, छूटों और प्रोत्साहनों के कारण प्रभावी कर दरें भिन्न होती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच तटस्थता प्रभावित होती है। पुराना आयकर कानून, आयकर विधेयक 2025 मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और निरर्थक या अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए 1961 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव करता है। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर संतुलन, प्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्व संग्रहण के लिए अप्रत्यक्ष कर अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। सीमा पार कर चुनौतियां, डिजिटल व्यवसाय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs मुनाफे को कम कर वाले अधिकार क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे आधार शरण होता है। संकीर्ण कर आधार, भारत का कर आधार विस्तृत हुआ है, लेकिन इसकी जनसंख्या और कार्यबल की तुलना में ये अभी भी छोटा है। प्रत्यक्ष कराधान में सुधार के लिए सरकारी प्रयास, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के समक्ष अपील के लिए मौद्रिक सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए इसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए इसे 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। TDS-TCS कवरेज का विस्तार, कर कवरेज को व्यापक बनाने के लिए स्रोत पर कर कटौती TDS और स्रोत पर कर संग्रह TCS के दायरे में अतिरिक्त लेन देन को शामिल किया गया। निम्न कर दर, 2020 के वित्त अधिनियम ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का अवसर प्रदान किया, बशर्ते कि वे विशिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ न उठाएं। विवाद से विश्वास, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और करदाताओं के लिए प्रत्यक्ष कराधान और मुकदमेबाजी लागत से संबंधित मौजूदा कानूनी विवादों को कम करना। डिजिटल लेन देन और औपचारिकताओं को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने और बेहिसाब लेन देन को कम करने के लिए डिजिटलीकरण और औपचारिकता की ओर बढ़ने से कर के दायरे का विस्तार होगा। कर अनुपालन में वृद्धि, CBDT ने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए ई-सहयोग पोर्टल लॉन्च किया। प्रभावी प्रबंधन का स्थान, POEM, विदेशी कंपनियों के निवास के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश पेश किए गए, जो वित्त वर्ष 2017-18 से लागू हुए। यदि किसी फर्म का POEM भारत में है तो उसकी विश्वव्यापी आय पर यहां कर लगेगा। ऑपरेशन क्लीन मनी और प्रोजेक्ट इनसाइट, इन्हें कर अनुपालन में सुधार लाने और कर प्रशासन में सूचना का प्रभावी उपयोग करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने हेतु लॉन्च किया गया था। भारत में GAFA कर और समकारी लेवी के बीच अंतर। परिभाषा, GAFA कर से तात्पर्य विशेष रूप से गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन, इसलिए GAFA जैसी प्रमुख डिजिटल कंपनियों को लक्षित करने के लिए बनाए गए करों से है। समतुल्यीकरण लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी एक ऐसा कर है जो किसी देश में प्रदान की गई डिजिटल सेवाओं के लिए अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर लगाया जाता है। उद्देश्य या लक्ष्य, GAFA कर, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनियां उन देशों में करों का उचित हिस्सा अदा करें जहां उनका महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता आधार है, लेकिन उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है। समतुल्यीकरण लेवी, इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच कर की स्थिति को समान बनाना तथा डिजिटल लेन देन पर कर लगाना है। भौगोलिक उत्पत्ति, GAFA कर, फ्रांस जैसे देशों द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बड़ी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अर्जित लाभ पर कर लगाना है। समतुल्यीकरण लेवी, भारत में प्रारंभ हुए इस विधेयक को विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े डिजिटल लेन देन पर कर लगाने के लिए तैयार किया गया है। कर आधार, GAFA कर किसी विशिष्ट देश में डिजिटल सेवाओं से उत्पन्न राजस्व पर आधारित। समतुल्यीकरण लेवी, ये कर अनिवासी कंपनियों द्वारा प्रदान की गई डिजिटल सेवाओं से प्राप्त सकल राजस्व पर लगाया जाता है। कराधान की दर, GAFA कर, इसे लागू करने वाले देश के आधार पर यह भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस ने 3% की दर से कर का प्रस्ताव रखा। समतुल्यीकरण लेवी, भारत में चुनिंदा डिजिटल सेवाओं के राजस्व पर यह दर 2% है, अंतिम अद्यतन के अनुसार। विवाद से विश्वास योजना।
वीएसवी योजना। यह एक ऐसी पहल है अप्रत्यक्ष कराधान अप्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना वीएसवी योजना। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य लंबित और विवादित प्रत्यक्ष कर मामलों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से हल करना है। ये योजना करदाताओं को कुछ रियायतों के साथ अपने बकाया करों का निपटान करने का अवसर प्रदान करती है। विवाद से विश्वास योजना के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं। लक्षित दर्शक, ये योजना उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए लाभदायक है जिनका कर विवाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों और अपील आयुक्त सहित विभिन्न मंचों पर चल रहा है। विवादों का समाधान। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष करों से संबंधित लगभग 483,000 लंबित कर विवादों का समाधान करना है। जुर्माने और ब्याज पर छूट। यह योजना उन लोगों को ब्याज और जुर्माने से छूट प्रदान करती है जो 31 मार्च तक अपने लंबित करों का भुगतान कर देते हैं। अतिरिक्त शुल्क के साथ विस्तारित समय सीमा। 31 मार्च तक भुगतान करने में असमर्थ करदाताओं के लिए 30 जून तक भुगतान करने का विकल्प है, लेकिन कर राशि पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। विवादित ब्याज और जुर्माने के लिए प्रावधान। यदि विवाद में ब्याज और जुर्माने का मामला शामिल है तो करदाताओं को 31 मार्च तक विवादित राशि का केवल 25% भुगतान करना होगा, जो 30 जून तक बढ़ाए जाने पर 30% हो जाता है। ये योजना करदाताओं के लिए लंबे समय तक चलने वाले कर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और सरकार को अनसुलझे कर विवादों के लंबित मामलों को निपटने में मदद करने के लिए तैयार की गई है। कराधान के सिद्धांत चित्र का विवरण। कराधान के सिद्धांत चित्र में कुल 9 सिद्धांत दर्शाए गए हैं। विविधता, तटस्थता, लचीलापन, समानता, निष्पक्षता, निश्चितता, अर्थव्यवस्था, दक्षता, सुविधा, लोच, उत्पादकता, सरलता। अप्रत्यक्ष कराधान। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार के ऐसे कर को संदर्भित करता है जिसके लिए कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है। ये उत्पादों या सेवाओं पर लगाए जाते हैं और उत्पाद का विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी द्वारा किया जाता है, जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत के अधीन है। अप्रत्यक्ष कराधान के लाभ। व्यापक आधार अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, जिससे कवरेज बढ़ता है, जैसे जीएसटी। आसान संग्रहण, बिक्री या विनिर्माण स्थल पर संग्रहण, जिससे कर चोरी न्यूनतम होती है। बचत को बढ़ावा देता है, आय पर नहीं, उपभोग पर कर लगाता है, जैसे वैट या जीएसटी। बचना कठिन, कीमतों में अंतर्निहित स्वचालित रूप से एकत्रित, जैसे सीमा शुल्क। नियामक उपकरण हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर अंकुश लगा सकता है, जैसे सिंटैक्स। विकास को बढ़ावा, दर समायोजन मांग और निवेश को प्रभावित कर सकता है। अप्रत्यक्ष कर चित्र का विवरण। अप्रत्यक्ष कर को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, केंद्र और राज्य। केंद्र के अंतर्गत आने वाले अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर। केंद्रीय बिक्री कर। राज्य के अंतर्गत आने वाले अप्रत्यक्ष कर। वीएटी, मनोरंजन, विलासिता कर, प्रवेश कर, स्टाम्प शुल्क। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मुद्दे। प्रतिगामी। एक समान दरें अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक बोझ डालती हैं। उदाहरणार्थ, खाद्यान्न पर जीएसटी। मुद्रास्फीति, लागत में वृद्धि से कीमतें बढ़ जाती है, जैसे ईंधन उत्पाद शुल्क। जटिल अनुपालन, जीएसटी के अंतर्गत व्यवसायों को कागजी कार्रवाई के बोझ का सामना करना पड़ता है। कैस्केड जोखिम, इनपुट क्रेडिट के मुद्दे से कर पर कर का खतरा हो सकता है। मांग में कमी, उच्च कर उपभोग जैसे विलासिता की वस्तुएं को बाधित कर सकते हैं। अनुचित बोझ, एक समान कर आय असमानताओं को नजरअंदाज करते हैं। अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार के लिए सरकारी पहल। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 101 संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लागू किया गया। संविधान संशोधन विधेयक को सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में पारित किया गया, जिसमें उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे लगभग 17 अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी की स्थापना। जीएसटी संबंधी मामलों में विवादों का तेजी से समाधान करने के लिए जीएसटीएटी की स्थापना की गई, जो सितंबर 2024 से प्रभावी है, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में और कई राज्य पीठें हैं। तुरंत कस्टम्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने तुरंत कस्टम्स पहल के तहत खेपों का फेसलेस मूल्यांकन शुरू किया है। प्रशासनिक सुधार। पार्थसारथी शोम के नेतृत्व में कर प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजकोषीय विषयों और कर नीति पर बेहतर अनुसंधान क्षमता के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कर नीति अनुसंधान इकाई बनाई गई है।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, वैट आदि जैसे कर सम्मिलित हैं। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि में लॉन्च किया गया था। इसकी संरचना और परिकल्पित प्रभाव के कारण इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार माना गया। भारत में जीएसटी के प्रमुख पहलू। मल्टीपल टैक्स स्लैब। जीएसटी 4 मुख्य स्लैब के साथ जारी है: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य स्लैब ओवरलैप को कम करना और उल्टे शुल्क ढांचे को संबोधित करना है। गंतव्य आधारित कर। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जिसके अनुसार कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तुओं सेवाओं का उपभोग होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। पूर्ण आईटीसी एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है जो कैस्केडिंग प्रभाव को खत्म करने में मदद करती है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए एआई और इनवॉइस मैचिंग का उपयोग करके नए सुरक्षा उपाय और सख्त आईटीसी सत्यापन शुरू किए गए हैं। सीमांत छूट। 40 लाख रुपए माल और 20 लाख रुपए सेवाएं से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण से छूट दी गई है। कंपोजिशन स्कीम। 1.5 करोड़ रुपए माल और 50 लाख रुपए सेवा तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए कम अनुपालन के साथ रियायती दरों 1% - 6% पर जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है। डिजिटल अनुपालन ढांचे ने इन करदाताओं के लिए फाइलिंग को सरल बना दिया है। फेसलेस अनुपालन और एआई आधारित निगरानी। जीएसटीएन धोखाधड़ी का पता लगाने, रिटर्न सत्यापित करने और स्वतः अलर्ट उत्पन्न करने के लिए एआई का तेजी से लाभ उठा रहा है। अनुपालन प्रक्रियाएं अब अधिक डिजिटल और फेसलेस हैं। ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल। 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अब ई इनवॉइसिंग अनिवार्य है। रियल टाइम इनवॉइस रिपोर्टिंग और ई वे बिल एकीकरण ने कर चोरी को कम किया है। विशेष दरें और छूट। आवश्यक वस्तुओं जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए 0% और विलासिता सिन वस्तुओं जैसे 28% प्लस उपकर के लिए विशेष जीएसटी दरें जारी रहेंगी। आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर जीएसटी परिषद द्वारा नियमित अपडेट। पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करना। वित्त वर्ष 2024-25 में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के तहत लाने की चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसका उद्देश्य कर ढांचे को सुव्यवस्थित करना और मूल्य असमानताओं को कम करना है। जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय कर। केंद्रीय करों के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम एवं तंबाकू को छोड़कर सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, आयात पर प्रतिपूरक शुल्क सीवीडी, आयात पर विशेष अतिरिक्त शुल्क एसएडी तथा वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रीय अधिभार और उपकर शामिल हैं। राज्य कर। राज्य करों के अंतर्गत मूल्यवर्धित कर, वैट या बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी, चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों को छोड़कर विज्ञापनों पर कर तथा राज्य उपकर और अधिभार शामिल हैं। जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के लागू होने के कारण सुनिश्चित राजस्व संरक्षण। जीएसटी कार्यान्वयन के बाद राज्यों को राजस्व हानि से बचाने के लिए 5 वर्षीय क्षतिपूर्ति गारंटी 2017-2022 प्रदान की गई। 14% वृद्धि की गारंटी। राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए राज्यों को उनके 2015-16 के राजस्व आधार की तुलना में 14% वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित की गई। क्षतिपूर्ति उपकर तंत्र। राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए विलासिता और सिन वस्तुओं जैसे तंबाकू, ऑटोमोबाइल पर उपकर लगाया गया। राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ बनाना। जीएसटी व्यवस्था में राज्य सहयोग को सुरक्षित करने के लिए एक विश्वास निर्माण तंत्र के रूप में कार्य किया गया। तनावपूर्ण संघीय संबंधों पर कोविड-19 का प्रभाव। यूपीएससी 2020। राजस्व संकुचन और कमी। कोविड-19 मंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी राजस्व में भारी गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप उपकर में बड़ी कमी आई। 90,000 करोड़ रुपए बनाम 3 लाख करोड़ रुपए की मांग। क्षतिपूर्ति पर दबाव। केंद्र राज्यों के प्रति अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहा, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा, विशेषकर उन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जो जीएसटी क्षतिपूर्ति पर निर्भर हैं। उधार विवाद। राज्यों को घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र के उधार लेने के प्रस्ताव पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ राज्यों ने केंद्र पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। तनावपूर्ण संघवाद। राज्यों ने भविष्य के उपकर संग्रह के विरुद्ध उधार लेने को सहकारी संघवाद का उल्लंघन माना, जिससे केंद्रीय बोझ उन पर आ गया। राजकोषीय असंतुलन बढ़ा। कमजोर राजस्व वाले राज्यों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जिससे क्षैतिज राजकोषीय असमानता बढ़ गई। जीएसटी का भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर चोरी कम हुई और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
भारत सरकार जीएसटी प्रणाली को और अधिक कुशल और व्यापार अनुकूल बनाने के लिए इसे परिष्कृत और सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। जीएसटी परिषद के संबंध में मई 2022 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। जीएसटी परिषद की सिफारिशों की प्रकृति। जीएसटी परिषद की सिफारिशें सलाहकारी हैं तथा केंद्र व राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। जीएसटी पर विधायी अधिकार। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास जीएसटी से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां हैं। बाध्यकारी सिफारिशों का दायरा। जीएसटी परिषद की सिफारिशें सरकार पर केवल द्वितीयक या अधीनस्थ कानून के लिए बाध्यकारी हैं, जैसे कर दरों में संशोधन या सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों के तहत नियमों का निर्माण। हालांकि प्राथमिक कानून जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी अधिनियमों में संशोधन के लिए ये सिफारिशें केवल प्रभावशाली हैं और अनिवार्य नहीं हैं। आभासी परिसंपत्तियों पर कराधान। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों में लेन देन में उल्लेखनीय वृद्धि के जवाब में सरकार ने आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान के लिए एक विशेष कर ढांचे की तैयारी की है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति। सुभाष चंद्र गर्ग समिति 2019 ने अस्थिरता, सुरक्षा जोखिम और अवैध गतिविधियों के वित्त पोषण के जोखिम जैसी चिंताओं के कारण निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 प्रस्तुत करने की मांग की है। ये विधेयक सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने तथा आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा जारी करने की मांग करता है। प्रस्तावित कराधान ढांचा। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों की परिभाषा। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति शब्द को आयकर अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका व्यापक अर्थ है भारतीय नागरिकता के अलावा कोई भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन या क्रिप्टोग्राफिक माध्यम से या अन्यथा उत्पन्न की गई विदेशी मुद्रा जो विनिमय मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करती हो या मूल्य के भंडार या निवेश योजनाओं सहित लेखा की इकाई के रूप में कार्य कर सकती हो। केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा आभासी डिजिटल परिसंपत्ति की परिभाषा में किसी अन्य डिजिटल परिसंपत्ति को शामिल या बाहर कर सकती है। आभासी डिजिटल संपत्ति पर कर। आयकर अधिनियम की धारा 115 बीबीएच के तहत किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर किए गए भुगतान पर धारा 194(s) के अंतर्गत 1% टीडीएस स्रोत पर कर कटौती काटा जाएगा। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने का महत्व। उच्च अस्थिरता। आय की उच्च अस्थिरता और जोखिमपूर्ण प्रकृति के कारण लोग उच्च कर दरों और आय के अन्य स्रोतों के विरुद्ध घाटे को संतुलित करने में असमर्थता के कारण निवेश करने से हतोत्साहित होंगे। डिजिटल परिसंपत्तियों का विनियमन। ये आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आभासी परिसंपत्तियों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गतिशील परिभाषा। इसकी गतिशील परिभाषा के कारण सरकार आवश्यकतानुसार नई आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को शामिल या अस्वीकार कर सकती है। सरकार के लिए राजस्व, करों से अधिक राजस्व प्राप्ति में सहायता मिलेगी, राजकोषीय घाटा कम होगा तथा देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए वित्त पोषण उपलब्ध होगा। संबंधित चिंताएं। व्यापक परिभाषा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की व्यापक परिभाषा में संभावित रूप से वाउचर, शॉपिंग साइट्स या क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा जारी किए गए रिवॉर्ड पॉइंट आदि शामिल होने का जोखिम शामिल है। वित्तीय अस्थिरता की चिंताएं। कराधान प्रावधान आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से अधिक वित्तीय अस्थिरता पर आरबीआई और आईएमएफ द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में अपर्याप्त हैं। कराधान प्रावधानों से संबंधित मुद्दे। कराधान की राशि की गणना में ब्रोकरेज या उचित बाजार मूल्यांकन के साथ साथ अधिग्रहण और बिक्री की लागत पर स्पष्टता का अभाव है। आगे की राह। क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कानूनी स्थिति को अंतिम रूप देना। देश में क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कानूनी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 में तेजी लाने की आवश्यकता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का विस्तार। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीआर को व्यापक जनता तक विस्तारित किया जाना चाहिए। दोहरा कराधान परिहार समझौता DTAA। दोहरा कराधान बचाव समझौता DTAA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति से बचना है जिसमें एक ही आय पर 2 या अधिक अधिकार क्षेत्रों द्वारा कर लगाया जाता है। DTAA का मुख्य उद्देश्य दोहरे कराधान पर राहत प्रदान करके किसी देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है। ये राहत विदेश में अर्जित आय को निवासी देश में कर से छूट देकर या विदेश में पहले से भुगतान किए गए करों की सीमा तक क्रेडिट देकर प्रदान की जाती है। DTAA की मुख्य विशेषताएं। दोहरे कराधान का उन्मूलन।
DTAA एक ही आय पर दोहरे कराधान से बचने में मदद करता है। यह या तो छूट विधि, आय पर एक देश में कर लगाया जाता है और दूसरे में छूट दी जाती है, या कर क्रेडिट विधि, जहां आय पर दोनों देशों में कर लगाया जाता है, लेकिन एक देश में चुकाए गए कर का क्रेडिट दूसरे देश में दिया जाता है, के माध्यम से किया जाता है। निम्न कर दरें। DTAA लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और आय के अन्य रूपों पर कराधान की कम दरों का प्रावधान करते हैं। वित्तीय चोरी की रोकथाम। DTAA में अनुबंध करने वाले राज्यों के कर अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के प्रावधान भी शामिल हैं, जो कर चोरी को रोकने में मदद करते हैं। पारस्परिक समझौता प्रक्रिया OMAP। यह DTAA के भीतर एक विवाद समाधान तंत्र है, जो अनुबंध करने वाले राज्यों के अधिकारियों को संधि की व्याख्या या आवेदन के बारे में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या संदेह को हल करने की अनुमति देता है। स्थायी प्रतिष्ठान। DTAA स्थायी प्रतिष्ठान की अवधारणा को परिभाषित करते हैं, जो यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी के मुनाफे पर कहाँ कर लगाया जाता है। निवास। ये समझौते करदाता की करदेयता का पता लगाने के लिए उसकी निवास स्थिति निर्धारित करने के लिए मानदंड भी स्थापित करते हैं। DTAA और भारत की सहभागिता। भारत कर चोरी को रोकने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए DTAA के अपने नेटवर्क को विकसित करने और अद्यतन करने में सक्रिय रहा है। प्रमुख कार्यवाहियां और उदाहरण निम्नलिखित हैं। व्यापक DTAA नेटवर्क। भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ DTAA स्थापित किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और सिंगापुर जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। समझौतों को अद्यतन करने के लिए पुनः वार्ता। महत्वपूर्ण अद्यतनों में कर चोरी और दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए भारत मॉरिशस DTAA में 2016 का संशोधन शामिल है, जिस पर मूल रूप से 1983 में हस्ताक्षर किए गए थे। दुरुपयोग विरोधी प्रावधानों को शामिल करना। नए DTAA में प्रायः दुरुपयोग विरोधी प्रावधान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत सिंगापुर DTAA में संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभों की सीमा संबंधी प्रावधान शामिल है। बहुपक्षीय उपकरण MLI को अपनाना। भारत 2017 में अपने DTAA नेटवर्क में BEPS उपायों को लागू करने के लिए MLI में शामिल हुआ तथा अपनी संधियों को अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप बनाया। सूचना का आदान प्रदान। भारत के DTAA में कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के प्रावधान शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के साथ समझौता काले धन से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाता है। विवाद समाधान में सुधार। नीदरलैंड जैसी संधियों में पारस्परिक समझौता प्रक्रिया MAP को शामिल करने से कर विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद मिलती है। ये पहल पारदर्शी और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय कर ढांचे को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण BEPS और OECD फ्रेमवर्क। परिभाषा। BEPS में बहुराष्ट्रीय उद्यमों MNE द्वारा विभिन्न क्षेत्राधिकारों में कर नियमों में अंतराल और विसंगतियों का लाभ उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली कर रणनीतियां शामिल हैं, जो लाभ को निम्न कर या करमुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करती हैं, जहां न्यूनतम आर्थिक गतिविधि होती है। प्रभाव। इससे उच्च कर क्षेत्राधिकारों में कर राजस्व की भारी हानि होती है, प्रतिस्पर्धा विकृत होती है और कर प्रणाली की अखंडता कमजोर होती है। BEPS के मुख्य पहलू। लाभ स्थानांतरण। लाभ को उन देशों से कम कर वाले क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित किया जाता है, जहां वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियां और मूल्य सृजन होता है। कर आधार क्षरण। निम्न कर क्षेत्राधिकारों में संबंधित संस्थाओं को दिए जाने वाले ब्याज, रॉयल्टी और सेवा शुल्क जैसी कटौतियों के माध्यम से कर योग्य आय को कम करना। खामियों का लाभ उठाना। कर देयताओं को न्यूनतम करने के लिए देशों के बीच कर कानूनों और संधियों में अंतर का उपयोग करना। स्थानांतरण। मूल्य निर्धारण में हेराफेरी। मुनाफे को निम्न कर वाले क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करने के लिए अंतर समूह लेन देन मूल्य निर्धारित करना। कर संधि का दुरुपयोग। कर कटौती की दरों में कमी प्राप्त करने या संधि के उद्देश्य के विपरीत कराधान से बचने के लिए कर संधियों का उपयोग करना। OECD फ्रेमवर्क। वैश्विक चिंताएं। BEPS प्रथाओं के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर कर राजस्व में भारी हानि होती है और इसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। OECD और G20 परियोजना। इसे BEPS से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने हेतु शुरू किया गया था, जिसके तहत BEPS कार्य योजना के नाम से दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार की गईं। उद्देश्य। कराधान को पदार्थ के साथ पुनः संरेखित करना, ये सुनिश्चित करना कि जहां लाभ उत्पन्न करने वाली आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, वहां लाभ पर कर अधिरोपित किया जाए। पारदर्शिता बढ़ाना। BEPS के अवसरों को कम करने के लिए कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ाना। सुसंगति में सुधार। अंतराल और विसंगतियों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सामंजस्य स्थापित करना। OECD की BEPS परियोजना।
बीईपीएस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने तथा अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी वैश्विक कर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। बीईपीएस के प्रति भारत का दृष्टिकोण। बीईपीएस कार्य योजना को अपनाना। भारत बीईपीएस कार्य योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रहा है तथा उसने कार्य पहल -15 में उल्लिखित विभिन्न उपायों को अपनाया है। इन उपायों का उद्देश्य स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, डिजिटल कराधान और कर संधि दुरुपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। डिजिटल कराधान। भारत ने गैर निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिजिटल लेनदेन और सेवाओं पर कर लगाने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत की, जिसे प्रायः गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता है। ये कदम आंशिक रूप से बीईपीएस एक्शन 1 के जवाब में था, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों से निपटता है। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियम और दस्तावेजीकरण। भारत ने अपने स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विनियमों को कड़ा कर दिया है तथा उन्हें बीईपीएस एक्शन 13 के अनुरूप बना दिया है। ये कार्रवाई पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें बड़े बहुराष्ट्रीय समूहों के लिए देश दर देश रिपोर्टिंग (सीबीसीआर) की शुरुआत भी शामिल है। बहुपक्षीय साधन (एमएलआई). भारत ने एमएलआई पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बीईपीएस परियोजना के भाग के रूप में विकसित एक कानूनी साधन है, जो देशों को बीईपीएस उपायों को लागू करने के लिए अपनी द्विपक्षीय कर संधियों को तेजी से संशोधित करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से वे जो संधि के दुरुपयोग को रोकने और स्थायी प्रतिष्ठान की स्थिति के कृत्रिम परिहार से संबंधित हैं। संधि के दुरुपयोग की रोकथाम। बीईपीएस एक्शन 6 के अनुरूप भारत कई देशों के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) पर पुनः बातचीत कर रहा है, ताकि संधि खरीदारी को रोकने के लिए प्रावधान शामिल किए जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर संधियां अनजाने में लाभ स्थानांतरण की सुविधा प्रदान न करें। घरेलू निषेध परिहार नियम। भारत ने वाणिज्यिक दृष्टि से अपर्याप्त आक्रामक कर नियोजन रणनीतियों पर अंकुश लगाने के लिए सामान्य कर परिहार विरोधी नियम (GAAR) लागू किया है। बीईपीएस के प्रति भारत की प्रतिक्रिया वैश्विक कर सुधारों के साथ तालमेल बिठाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित अनूठी चुनौतियों का समाधान भी करती है। इसका लक्ष्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित करना है, जो राजस्व हानि को कम करे और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए एक न्याय संगत वातावरण बनाए। स्थानांतरण मूल्य निर्धारण। प्रभावी प्रबंधन का स्थान। प्रभावी प्रबंधन का स्थान (POEM) एक अवधारणा है जिसका उपयोग कर कानून में किसी कंपनी के कर निवास को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि किस देश को किसी कंपनी की आय पर कर लगाने का अधिकार है। पोएम के मुख्य पहलू। कर निवास। POEM के तहत किसी कंपनी को उस देश का कर निवासी माना जाता है जहां उसकी वास्तविक और पर्याप्त प्रबंधन गतिविधियां संचालित होती हैं, भले ही वो कहीं भी निगमित हो। निर्णय लेना। इसका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि कंपनी के मामलों को प्रभावित करने वाले रणनीतिक, महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक निर्णय वास्तव में कहाँ लिए जाते हैं। भारत में कार्यान्वयन। वित्त अधिनियम 2015 ने 1 अप्रैल 2016 से विदेशी कंपनियों के निवास का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण के रूप में पोएम की शुरुआत की। भारतीय कर कानूनों के अनुसार किसी विदेशी कंपनी को भारत में कर निवासी माना जाता है यदि उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान पोएम भारत में है। दिशा निर्देश। कर अधिकारियों ने पोएम मानदंड के अनुप्रयोग पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बोर्ड बैठकों, कार्यकारी समिति की बैठकों के स्थान और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के स्थान जैसे कारकों पर विचार किया गया है। महत्वपूर्ण शब्दावली: कर चोरी, कर बचाव, कर आतंकवाद, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, आय पुनर्वितरण, नागरिक चेतना, कैस्केडिंग प्रभाव, समझौतावादी दृष्टिकोण, गैर प्रतिकूल कराधान प्रणाली, प्रगतिशील कर, वैश्विक न्यूनतम कर। विगत वर्षों के प्रश्न। वस्तु एवं सेवा कर, राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि G0S0T0 कॉम्पेंसेशन फंड को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है। वर्ष 2020। प्रश्न। उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर G0S0T0 में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित G0S0T0 के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। वर्ष 2019। प्रश्न। केंद्रीय बजट 2018-2019 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर L0, C0, G0T0 तथा लाभांश वितरण कर D0, के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। वर्ष 2018। प्रश्न। भारत में माल व सेवा कर GST प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। वर्ष 2013।